अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। सेंटिमेंट्स और टेक्निकल लेवल्स उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है डे टू डे एक्टिविटी में, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो कंपनी का अपने फंडामेंटल्स, मार्केट का अपना स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता ही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर खासतौर पर जो बड़ा इन्वेस्टर है या फिर इंस्टीट्यूशंस आप कह लीजिए, स्मार्ट मनी कह लीजिए, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को जांचते हुए, उसे मापते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह तो कर ही रहे होते हैं। वो लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट के अंदर उन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है। जिस तरीके से पिछले कई सालों के अंदर हम देख रहे हैं कि KC 100 इंडेक्स और उसके साथ साथ जो खासतौर पर ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज है, वो हमेशा से आपको पे आउट करते हुए या फिर जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो देते हुए आई हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो हमेशा ही पैसा आपका बचता ही रहता है। मसला आ जाता है डे टू डे एक्टिविटी में, क्योंकि जो रोजाना की उतार चढ़ाव है उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, और उसके साथ उसी लिहाज से ट्रेड करना, मार्केट को समझ पाना, मार्केट को फॉलो करना, वो उससे ज्यादा मुश्किल काम है। और जो लोग इस काम को कर लेते हैं वही सही मानों के अंदर पैसा बनाते हैं। तो सेंटीमेंट्स और टेक्निकल लेवल्स, डे टू डे एक्टिविटी में अगर आपने काम करना है, रोजाना की बुनियाद पर अगर आपने काम करना है, तो इन दोनों चीजों को मास्टर करना, इन दोनों चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। सेंटीमेंट यानी कि हाव भाव, मार्केट का जो हाल अहवाल है, लोगों का जो सेंटीमेंट है वो क्या कहता है, लोग क्या समझ रहे हैं, क्या लोग अच्छा बोल रहे हैं मार्केट को या बुरा बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब तेजी होती है तो 10 में से 10 लोग मार्केट को बहुत अच्छा कहते हैं, और जब मार्केट एक टॉप के करीब करीब होती है तो उसके अंदर समझ लीजिए कि 10 में से जो 3 लोग हैं वो कहते हैं कि यार ठीक है, मार्केट कुछ और मजीद बढ़ जाएगी, 7 अभी भी मजीद बुलिश होते हैं क्योंकि एक मोमेंटम चल रहा होता है। फिर जहां से वह जब नीचे आना शुरू होती है, वो जो 3 है वो मजीद स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो बाकी 7 होते हैं वो थोड़ा सा कहते हैं कि हाँ शायद कुछ बढ़ जाती है, तो वहां पे सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज होना शुरू होता है। और इसी तरीके से जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो 10 में से 10 लोग कहते हैं कि मजीद और नीचे चले आएगी, वहां से और नीचे चले आएगी, और फिर जैसे ही रिवर्सल होती है तो उसमें से 5 लोग कहते हैं कि अभी ठीक है, और 5 लोग कहते हैं कि नहीं अभी मजीद नीचे आएगी, ये तो बस थोड़ा बहुत जो है बाउंस बैक है। तो इसी को कहा जाता है कि सेंटीमेंट के आम तौर पर जो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उसका क्या अभी जहन है, जहन क्या है, बेसिकली वो क्या बोलता है, उसको सेंटीमेंट कहा जाता है। और टेक्निकल लेवल्स के मुताबिक तो कंटिन्यूसली आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता ही रहा है। जुमेरात की वीडियो में आपको जो लेवल्स दिए गए थे और उसके हिसाब से जुमेरात की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुम्मे के दिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। फर्स्ट हाफ पूरा हमने देखा कि मार्केट साइडवेज में चलती रही और भरपूर मौका दिया है मार्केट ने। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मार्केट ने जुम्मे वाले दिन निकलने का मौका नहीं दिया, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर हो, चाहे बहुत थोड़े से लॉस में हो, चाहे रेट टू रेट हो। हर ट्रेडर को मार्केट ने एग्जिट का भरपूर मौका दिया। दोपहर 12 बजे तक का जो सेशन था, पहला सेशन, उसके अंदर मार्केट ने भरपूर मौका दिया। सेकंड सेशन खुलते साथ ही मार्केट के अंदर एक प्रेशर कंटिन्यू हुआ, और उसके बाद मार्केट नीचे 176,000 पे क्लोज हो चुकी। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो करीबन 6,000 से ज्यादा पॉइंट जो है वो मार्केट ने लूज किया। और पूरे हफ्ते जिस तरीके से आपको गाइडेंस देते रहे, जिस तरीके से आपको प्रॉफिट टेकिंग हो, चाहे बाइंग के स्टॉक्स हो, वो सब बताते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है वो आपको गाइडेंस दी। और होपफुली अगर उस तरीके से आपने काम किया होगा तो इस वक्त बड़े सुकून में आप लोग बैठे होंगे, क्योंकि आखिरी दिन ही आपको प्रॉफिट टेकिंग का बता दिया गया था। और ग्रुप के अंदर भी फिर जो सेकंड हाफ हुआ तो मैंने कोई किसी किस्म की बाइंग का नहीं बताया। ग्रुप के अंदर हमने सबने यही कहा कि भाई फिलहाल रुका जाए, हमारा आपस में जो मुश्तरका फैसला है वो यही है कि फिलहाल वेट किया जाए, वेट एंड सी किया जाए कि 2 दिन आने वाले छुट्टी है, पैसा खाली होगा। अगर मार्केट बेहतर तरीके से खुलेगी तो बाइंग ऑन स्ट्रेंथ और सेलिंग स्ट्रेंथ कर लेंगे, अदरवाइज बाइंग ऑन डिप का तो मौका मार्केट के पास मौजूद है। अब मार्केट 176 पे तो रुक चुकी है, एक लेवल मौजूद है 177 का लेवल, फिर से वापस मार्केट ने जो उबूर कर लिया था 178,000 जुमेरात को, वो मार्केट ने जुमे वाले दिन फिर से तोड़ दिया है। अब आगे आने वाला जो सिनेरियो है वो किस तरीके से हो सकता है, खासतौर पर पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो देखें, इस वक्त जो मेजर कैटलिस्ट है, मेजर पिन पॉइंट चीज है, मेजर जो एंकर है मार्केट का, या पूरी आप समझ लीजिए ग्लोबल मार्केट्स का सबका, वो है सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्राइसेस। क्योंकि कोई भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन क्या ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरा ऑयल का एनालिसिस मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको समझाता हूं। फिर मार्केट का एनालिसिस है, कुछ खबरें हैं, इसके अलावा दो बड़ी ही मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, कुछ घंटों लगा के मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाले हैं कि कुछ अगर उनके अंदर बेहतर पोजीशन बन रही हो तो वहां पे बाइंग और डिप की जा सकती है। तो इंशाल्लाह ताला चार्ट्स पे चल के सबसे पहले ऑयल की सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि ऑयल ही है जो इस वक्त सारी चीजों का, जो है ना, मैं जैसे कहा कि एंकर बना हुआ है, इसी के ऊपर हर चीज का दारोमदार घूम रहा है, चल रहा है। और अगला हफ्ता मोस्ट प्रोबेबली ऑयल डिसाइड कर देगा कि मार्केट्स ने और आगे आने वाला जितना मईशत का जो नंबर है वो कहाँ पे जाने वाला है, आया तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। सबसे पहले अगर पिछले दिन की बात की जाए तो ये चैनल मैं आपको बना के बताया था, इसको ही ब्रेकआउट करके ऑयल निकला था बुध वाले दिन, और उसके बाद कंटिन्यू साइडवेज में रहा जुमेरात को, जुम्मे के दिन तक भी साइडवेज में रहा। जुम्मे के दिन फिर थोड़ा सा एक प्रेशर आया, जहां पे ये चैनल बेसिकली आप देख लीजिए ट्रेंड लाइन लगी हुई थी पिछली, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो अगर ये जो क्लोजिंग आप कहें कि अग्रेसिव है, ठीक है, कह सकते हैं कि अग्रेसिव है। $81 पे बड़े हफ्तों के बाद जाके जो है वो इसने अपनी $81 के ऊपर क्लोजिंग दी है ऑयल ने, ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ऑयल ने अच्छा खासा रेजिस्ट किया है, तगड़ा रेजिस्ट किया, मतलब कि ये तगड़ा किस्म का रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके एक छोटी सी ऊपर क्लोजिंग दी है, जहां पे आखिरी कैंडल भी अगर हम देखें तो कोई खातिर ख्वाह नहीं है। वॉल्यूम्स हाँ कह सकते हैं कि थोड़े से बेहतर है। अच्छा, आरएसआई की जहां तक बात रही तो आरएसआई बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए फिलहाल ऊपर की तरफ चल रहा है। अब अगला हफ्ता डिसाइसिव क्यों हो सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखने वाली। ऑयल की जो प्रोजेक्शन, जो पहले पूरा मैंने खुलासा आपको बयान किया था जब रोजनामा में साथ के साथ कर रहा था, और उसके बाद फिर PSX पल्स में भी उसको कंटिन्यू किया मैंने,
जहाँ पे ऑयल का मैंने आपको $35 और $50 का टारगेट दिया था। ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल था और उसके बिल्कुल जो टॉप बॉटम है उसको मिला के हमने यहाँ से अपना टारगेट दिया था। और यहीं से ऑयल ने अपना, आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन की सिचुएशन हुई थी, थोड़ा सा एक रीटेस्ट हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद जब नीचे आया तो $50 तो ना सही, लेकिन इसने $67 का अपना लो लगाया ऑयल ने, और $67 के बाद ही ऊपर चला है। अच्छा, ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ऑयल को कंटिन्यूसली रोकती हुई से हमें नजर आई है। यहाँ रोका, यहाँ रोका, यहाँ रोका, यहाँ रोका, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को तो कभी क्रॉस ही नहीं कर सका, और ऊपर भी यही ट्रेंड लाइन मार्केट को, जो ऑयल है, उसको रोकती रही। अब जो ऑयल की मार्केट है, ऑयल का जो लेवल है वो इसी ट्रेंड लाइन के करीब करीब आ रहा है, यानी कि $85, $86। अगर थोड़ा सा यहाँ करीबन करीबन गया तो $85, अगर स्पीड से ऊपर गया तो $86। 85 और $86 ये बेसिकली वो एरिया है कि उसके बाद तो ये ट्रेंड लाइन सही मानों में जिसने पहले अभी तक हालत जंग में, अभी नहीं, मतलब ये जो अभी जो हालत चल रही है ना जंग की, वो नहीं, जब भरपूर जंग चल रही थी, दुबई पे भी मिसाइल गिर रहे थे, गल्फ के अंदर भी मिसाइल गिर रहे हैं, कतर में भी मिसाइल गिर रहे हैं, ईरान में भी मिसाइल गिर रहे हैं, सऊदीया में भी मिसाइल गिर रहे हैं, हर तरफ मिसाइलों की बरसात हो रही थी, एयरपोर्ट सील हो चुके थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, आबना हरमस टोटली बंद हो चुका था। अब वो हालत नहीं है। अब मिसाइल गिर रहे हैं लेकिन फ्लाइट्स उसी तरीके से चल रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है वो उसी तरीके से चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर आगे पीछे हो रहे हैं, मुल्कों के जो दौरे चल रहे हैं वो आपस में ममालिक के दौरे चल रहे हैं, तो फ्लाइट ऑपरेशन भी उसी तरीके से चल रहा है, आमदोरफ्त भी उसी तरीके से चल रही है। आपना हरमस ठीक है अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है। तो हालात वैसे नहीं है जैसे पहले थे, हालात उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। बस ये यहां तक एक रिट्रेसमेंट मैं समझता हूं कि हो जाएगी, और अगला हफ्ता बेसिकली इसको डिसाइड कर देगा सही मानों के अंदर कि क्या पोजीशन हो सकती है। तो 85 से $86 ये वो लेवल है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया तो मैं और आप बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। कि वो ट्रेंड लाइन जो हालत जंग में भरपूर, उस वक्त जंग चल रही थी और मार्केट 144 और 160,000 के डबल बॉटम पे बार बार आके टकरा रही थी, उस दौरान ऑयल ने उस ट्रेंड लाइन को, जो मजबूत ट्रेंड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं किया था। तो अगर इस दफा बिल्कुल नॉर्मल हालत में क्रॉस कर दिया तो मैं और आप फिर सोच ले कि मईशत का क्या हाल होना है, और इंटरेस्ट रेट्स का क्या हाल होना है, और इन्फ्लेशन का क्या हाल होना है, क्योंकि फिर ऑयल तो सब तबाह बर्बाद कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा समझता नहीं हूं। तो अगला हफ्ता डिसाइसिव है, क्योंकि अगले हफ्ते ही $85 $86 यहाँ पे लगने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नजर आ रहा है कि जब मेजर हालत है जंग में इस ट्रेंड लाइन ने रोका है, तो इस दफा भी ये ट्रेंड लाइन रोकेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हालात उतने खराब नहीं है। अगला हफ्ता सही मानों में फैसला होना है जंग का भी, आपना हरमस का भी, ग्लोबल इंपैक्ट का भी, ऑयल का भी। ये चारों चीजें आप लिख के रख लीजिए अपने पास। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं आपके साथ बैठूंगा संडे स्पेशल में, इसको हम डिसाइड करेंगे। अब फैसला क्या होना है, अच्छा या बुरा, ये फैसला की मैं बात कर रहा हूँ। या तो बहुत बुरा फैसला हो जाएगा, ऑयल बहुत स्पीड से निकल जाएगा, $85 क्रॉस हो जाएगा और फिर दोबारा बहुत ज्यादा खराबी शुरू हो जाएगी, या फिर सब इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा, जिसकी मुझे उम्मीद ज्यादा लग रही है। मैं ज्यादा इस वक्त पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये $85 $86 ऑयल ने सारा सारा हमारे सामने डिसाइड करके रख देना है कि क्या आगे पोजीशन चल रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग ही होती हैं। तो हर तरह से अगला हफ्ता जो है मेजर डिसाइडेड डिसाइसिव डिसाइसिव हफ्ता है। अगले हफ्ते पूरा फैसला हो जाना है। अब ऐसे हफ्ते में करना क्या चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह चार्ट्स के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी भी बता देते हैं। ऑयल का तो जो सिनेरियो है वो मैंने आपका पूरा सामने खुला खाता रख के दे दिया है कि भाई ये लेवल है, ये क्रॉस हो गया तो हमारे बस खुदा हाफिज वाली बात है, और अगर ये ना क्रॉस हुआ और नीचे आ गया तो इंशाल्लाह ताला हम बाइंग ऑन डिप के लिए बैठे हैं। अब बाइंग ऑन डिप क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो ये 170,000 का जो लेवल है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये अभी भी बाकी है। यहाँ पर जितना ज्यादा जो ऑर्डर्स थे, वो जितनी ज्यादा लिक्विडिटी थी वो अभी तक ग्रैब नहीं हुई, ऑर्डर्स यहाँ पे अभी जो बाकी थे वो फिल नहीं हुए। ठीक है, यहीं का ब्रेकआउट लेके मार्केट ऊपर सीधा चले गए थे 188,000 पे। उसके बाद जब नीचे आई है तो मैंने लास्ट दफा ये आपको ये वाला चैनल हमारा दिखाया था, कभी पिछले हफ्ते की बात है, पिछले संडे स्पेशल में, कि ये 82,000 पे तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन इस चैनल के अंदर नहीं आ सकी, और आपने देखा कि चैनल के अंदर नहीं आ सकी, तो इसका मतलब मार्केट वहीं से कंटिन्यू नीचे गई। जहां पे मंडे का दिन ठीक था, उसके बाद जो पोजीशन है आपके सामने मंगल बुध जुमेरात थोड़ा सा ऊपर और फिर जुम्मा फिर नीचे, जो कि प्रॉफिटिंग आपको बताया गया था। अब यहाँ पर ये जो एरिया है 178,000 समझ लीजिए, 177,800 से 178,000, ये इमीडिएट और तगड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग एटलीस्ट 2 दिन तक देना जरूरी है, तब जाके 182,000 का लेवल मार्केट हिट करेगी, या फिर 184,000 का लेवल हिट करेगी। अदरवाइज मार्केट फिर इस जगह के ऊपर 174,000 173,500 से लेके 177,000, ये 3-4 हजार पॉइंट के दरमियान मार्केट साइडवेज में रह सकती है। अगर ऑयल ने ज्यादा प्रेशर ना दिखाया तो मार्केट इसी इसी लेवल को साइडवेज में कंटिन्यू कर सकती है, जब तक मार्केट के अंदर कुछ हालात मजीद बेहतर ना हो जाते। ठीक है, और अगर ऑयल प्रेशर में रहा तो ये भी लेवल टूटेगा और मार्केट 170,000 को रीटेस्ट करेगी, और फिर वो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बाइंग और डिप का एक अच्छा मौका होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंस बैक होगा 7,000 पॉइंट का, तो इंशाल्लाह ताला वहां पर हम बेच देंगे। फिलहाल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल पे मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला $85 के करीब करीब अगर आता भी है, कल का दिन मोस्ट
कंफर्टेबली नजर आ रहा है, क्योंकि अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, बस आखिरी वक्त के अंदर झटका आया है। तो अगर वो रेजिस्टेंस बरकरार रहता है और बहुत स्पीड से बहुत शार्प ऊपर इंक्लाइन नहीं खुलता और बिल्कुल वहीं साइडवेज में खुलता है, तो मार्केट बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करेगी और उसी तरह साइडवेज में आपको अगले हफ्ते मौका देती रहेगी। लेकिन अगर तेज खुला तो आप लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करना है मजीद कि क्या उसकी पोजीशन होती है और मार्केट के क्या लेवल्स जो है वो सपोर्ट लेवल्स टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से इंशाल्लाह ताला बाइंग करेंगे। वो हम अपने ग्रुप पे बता भी रहे होते हैं, तो आप हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला रियल टाइम अपडेट आपको मिल जाएगी। मार्केट के अंदर जो स्ट्रेटजी है वो सीधी सीधी बाइंग ऑन डिप वाली है। आपको प्रॉफिट टेकिंग बता दिया गया, आपके पास पैसे खाली होने चाहिए। एक 88 पे भी बताया, एक 82 पे भी बताया, और जो जुमेरात का दिन है उस वक्त एक 78 पे भी आपको प्रॉफिट टेकिंग का बताया है। भरपूर जो रेजिस्टेंस जोन थे उसको हमने रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट टेकिंग बताई है। तो अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग की है, आपके पास पैसा खाली है, तो सबसे पहले ऑयल की ओपनिंग देखनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला क्या पोजीशन होती है तो वो सुबह हम अपने व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट कर देंगे, तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी होगी। और हमारी स्ट्रेटजी बाइंग ऑन डिप की ही रहेगी कि ऑयल अगर साइडवेज में खुला तो साइडवेज वाली मार्केट के अंदर हम अच्छी चीजों को एक्यूमुलेट करने की तरफ जाएंगे, जो हाइब्रिड स्टॉक्स है खासतौर पे उनकी तरफ जाएंगे कि उनके अंदर अच्छा पैसा बनने का मौका हमें मिल सकता है, क्योंकि बाकी ज्यादातर स्टॉक जो है वो अभी भी थोड़ा सा एक बहुत छोटी रेंज के अंदर है, उसमें ज्यादा चांस नहीं मिलता, लेकिन हाइब्रिड स्टॉक्स में फिर हमें चांस मिल जाता है। तो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अगला पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ जहन में ये रखना चाहिए कि जो भी डिप मुझे मिलेगी मार्केट के अंदर अंटिल 170,000, 1,70,000 तक की जो डिप मिलेगी मुझे, वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम है कि मैं यहाँ पे बाइंग और डिप करूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे और बड़ी स्पीड से पैसे देखने को मिलेंगे कि 10-10%, 12-12% आपको विद इन द वीक आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है अगला पूरा हफ्ता। और $85 पे आपने कड़क नजरें जमा के रखनी है। $85, $86 के वो ट्रेंड लाइन है, वही सारा फैसला मार्केट के अंदर करेगी कि अब आगे आने वाला मुल्क की जो मीशत है और मार्केट की जो मीशत है और हमारी आपकी जो जाती मीशत है वो किस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो मार्केट की स्ट्रेटजी भी बता दी है। अगला पूरा हफ्ता इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बाइंग ऑन डिप का चांस है मार्केट में, जब तक 170,000 हमारे पास सस्टेन है। ठीक है, उसके दौरान आप 174,000 से वापस आके पलट जाए या फिर 177,000 क्रॉस करके 181,000, तो जो जो लेवल्स क्रॉस करती है कि मार्केट उस हिसाब से हम बाइंग करते रहेंगे। आखिरी दिन का फीपीलीपी अगर हम देख लें तो गोरा उसी तरीके से $5.65 मिलियन का बायर हमारे सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जहां पे सबसे बड़ी बाइंग हमारे सामने अदर्स में आती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर है, फिर सीमेंट है, फिर ओएमसी भी है, इसके अलावा बैंक्स भी है, ईएनपी भी है, आईपीपीज भी, अक्रॉस द बोर्ड इसकी बाइंग हमें नजर आ रही है गोरे की पिछले 2-4 दिन से, और अच्छी खासी बाइंग के ऊपर ये मौजूद है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स की बात करें तो $4.5 मिलियन की इनकी भी बाइंग है, जहां पे ईएनपी हो, ओएमसी हो और फिर इसके अलावा आईपीपीज हो, इसके अंदर अच्छी बाइंग की गई है। सबसे बड़ी जो बाइंग है वो अदर्स के अंदर हमें नजर आती है। बैंक सबसे बड़ा सेलर है, बट उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया जाए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेट मार्केट में सेलिंग है, और इस तरीके से फंड्स बहुत बड़ा बायर है तो इसको भी इग्नोर किया जाए क्योंकि डेट मार्केट के अंदर ही बाइंग है। बाकी अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो फंड्स की तरफ से आखिरी दिन सेलिंग की गई है, प्रॉफिट टेकिंग की गई है, जिसके बारे में आपको बताया गया था। जहां तक बात रही इंश्योरेंस की तो $1.17 मिलियन का बाइंग है, बहुत बहुत थोड़ी सी है, जहां पे अदर्स और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर थोड़ी सी बाइंग नजर आती है, बाकी ईएनपी के अंदर हमें नजर आती है। तो ये है पीपीलीपी, जहां पे बस ठीक ठीक ही काम हुआ है। जो बड़ा और अच्छा जो मेन बायर हमें नजर आ रहा है वो गोरा नजर आ रहा है कि ऐसे हालात के अंदर भी जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है वो वापस मार्केट के अंदर लौट चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव रहना चाहिए और हर अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम समझ के वहां पे अच्छे स्टॉक्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए। साथ ही आपको याद दिलाता चलूं जी, अगर मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में आपका अकाउंट है तो अकाउंट ट्रांसफर करना स्टॉकिफाई के पास निहायत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल के थ्रू, जिसके अंदर आपके कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं कटते, कोई किसी किस्म की फीस एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं कटते। एक ईमेल के थ्रू आपने अपना अकाउंट अपने डीलर से शिफ्ट करवा के स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर करवाना होता है, जिसके बाद आपको तमाम सर्विसेज जिसमें स्विंग कॉल्स हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, जूम सेशंस हैं, वन ऑन वन गाइडेंस है, फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट है, ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी है, ग्रुप के ऊपर जितनी गाइडेंस मिल रही होती है वो सब है, मार्केट की स्ट्रेटजी है, मार्केट के लेवल्स है, कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, फिर हमारी टारगेट प्राइसेस की शीट्स हैं, हर तरह की जो फैसिलिटी है, ट्रेडिंग इन द जोन है, हर तरह की फैसिलिटी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रही होती है और स्टॉकिफाई के पास मिल रही होती है। आपने सिंपली हमारा क्लाइंट बन जाना होता है। ऑलरेडी मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में आपका अकाउंट है, कोई नया अकाउंट खुलवाने की, अगर खुलवाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे अगर आप नहीं खुलवाना चाहते तो कोई खुलवाने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए ही स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर करवाना है आपने। नंबर है 0311 34 0311 4944 443। ठीक है, 0311 4944 443। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके आपने अपना अकाउंट नंबर बताना है, जो अकाउंट की आईडी है, और आपने बताना है कि मैंने अकाउंट स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर कराना है, शिफ्ट करवाना है। तो वो आपको ईमेल का प्रोसेस बताएंगे, विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट उठ के मुनीर खान सिक्योरिटीज में ही रहते हुए, वहीं पे रहते हुए आपका अकाउंट स्टॉकिफाई के पास आ जाएगा और आपको हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रब्ता जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे बात आ जाए, गवर्नमेंट जो कहती है कि अब यहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो डेली बेसिस पे रिव्यू किए जाएंगे। अब ये एक तरीके से ठीक बात ही है कि पूरे पूरे हफ्ते आप एक ऑयल का बड़ा इंपैक्ट लें और उसके बाद फिर उसको जो है वो उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट करें, तो उसके अंदर एक अच्छा खासा हम देखते हैं कि वीकली एसपीआई जो है वो कभी कभार काफी ऊंचा भी हो जाता है, कभी नीचे भी होता है। अभी तक तो हालात अंडर कंट्रोल ही है अंटिल $85, उसके बाद थोड़ी सी परेशानी शुरू हो जाएगी। लेकिन खैर ये मामला थोड़ा सा दुरुस्त हो जाएगा कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको बहुत बड़े बड़े कोई इन्वेंटरी लॉस वगैरह भी नहीं होंगे, यहाँ पे साथ साथ जो है वो डे टू डे एक्टिविटी भी चलती रहेगी, इन्फ्लेशन भी सही तरीके से ऊंच नीच चलता रहेगा। बट
हाँ, ये ऑयल प्राइसेस जो है, जैसे मैंने कहा कि वो अंडर कंट्रोल ही रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ये जो डे टू डे एक्टिविटी है, ये हमारी और आपकी मईशत और मुल्क की मईशत को बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर देगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जो पिछले दिनों में बात आई थी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। अब उसको लेकर जो ड्रिलिंग वगैरह है, उसके काम भी अब तेजी से शुरू हो चुका है, और ये पिछले कई सालों से चल भी रहा है। तो अब उसी को लेकर ऑयल ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी ओजीडीसी ने बताया कि भाई ये हैदराबाद और सांगड़, आई गेस ये दो इलाके हैं जहां पर, जी, हैदराबाद और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपनी शेल गैस की जो है वो रिजर्व्स को फाइंड कर लिया, और वहां पे अब ड्रिलिंग शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह की ड्रिलिंग, इस तरह की जो प्रोडक्शन है, वो अगर चलती रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला मुल्क में कभी, आज तो नहीं, कल तो नहीं, लेकिन कभी जाके इंशाल्लाह ताला कुछ रिजर्व वगैरह भी जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बीवाईडी ने करीबन 2000 गाड़ियां इंपोर्ट कर ली हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये अब डिलीवरी होने जाएगी। इनके जो कस्टमर्स हैं उनको 2000 बीवाईडी की नई एनर्जी व्हीकल जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और अब ये मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी साल के आखिर में जो इनका प्रोडक्शन प्लांट है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है, तो उसके बाद तो फिर लोकल असेंबली यहाँ पे शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोकल असेंबली हो या फिर इंपोर्टेड गाड़ियां हो, अगर मुल्क के अंदर ईवीज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कब तक आप इसके अंदर सरवाइव कर सकेंगे? सबसे बड़ी बात देखने वाली यही है। तो अगर बीवाईडी जिस तरह कह रहा है कि हमने आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है, तो अगर आगे आने वाले 2 सालों में जिस स्पीड से इनकी गाड़ी आ रही है, अगर उसी स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया, तो इंशाल्लाह ताला ये फिर इसको मुल्क में मजीद बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एनर्जी व्हीकल्स के अंदर बीवाईडी का सबसे ऊंचा नाम रहेगा। इसके अलावा अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर ही काम करना चाहिए। अब वो हाइब्रिड स्टॉक्स या अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं? तो पाकिस्तान की टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज आ चुकी हैं फिजिकल ईयर 2026 की, जिसके अंदर अगर शरिया कंप्लाइंट की बात की जाए तो लकी, एफएफसी, पीपीएल, माड़ी, मीजान बैंक और ओजीडीसी। ठीक है, तो तीन तो सीधा सीधा आप देख लीजिएगा ईएनपी सेक्टर से है, एक बैंक है, एक सीमेंट है और एक फर्टिलाइजर है। हमेशा कुछ 4-5 ही स्टॉक्स होते हैं जो आपको बेहतरीन नफा दे जाते हैं, और इन्हीं को ही हाइब्रिड स्टॉक कहा जाता है ना। एफएफसी में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर लकी, सेम गोज फॉर मीजान बैंक, सेम गोज फॉर ईएनपी की तीनों कंपनीज। इनके अंदर कभी भी कोई भी हालात हो, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इनके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी इनके अंदर आपको अच्छे पैसे बना के देती है, और इन्वेस्टमेंट भी। कि ट्रेडिंग के अंदर बाज औकात क्या होता है कि लोग नहीं बेच पाते ना, तो अगर नहीं बेच पाए और हाथ में रह गया स्टॉक, तो स्टॉप लॉस नहीं मारा, तो भी आपके हाथ में एक सोना ही रखा हुआ है, तो आप क्या ही उसके अंदर परेशान होंगे। नीचे कहीं ना कहीं एवरेज कर लेंगे या फिर होल्ड करेंगे, मार्केट रिकवर होगी तो आपके सामने है। ओजीडीसी हो, मीजान बैंक हो, कितनी स्पीड से रेट रिकवर किया, अपने नए हाईस के ऊपर खड़े हुए थे। और इसके अलावा भी इवन एफएफसी हो गया, लकी हो गया, माड़ी एनर्जीज है, पीपीएल है, सबने अपने स्टॉक्स के रेट को वापस इस ऊपर स्पीड से ले आया। तो इसी तरह की जितनी ब्लू चिप कंपनीज है ना, उनके अंदर ही हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मार्केट के अंदर जैसे भी हालात हो, हाइब्रिड स्टॉक्स, इनको हाइब्रिड स्टॉक्स कहा जाता है। हाइब्रिड स्टॉक्स में आपका पैसा लगा रहेगा तो आपका पैसा हमेशा बढ़ता ही रहेगा। बहरहाल ट्रेडिंग की तरफ आ जाए, ट्रेडिंग इनमें तो होती है, लेकिन इसके अलावा जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं वो भी आप लोग चाहते ही हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्टॉक्स वगैरह बता रहे होते हैं। सर्ट पाकिस्तान सबसे पहले हमारे सामने आ गया है, और अब आप देख सकते हैं कि ये 2023 में जो इसका बॉटम लगा था, वहीं से अगर हम इसको कंटिन्यू लेके चलें तो इस बॉटम को यहाँ पे इसने टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ टेस्ट किया, और फिर सीधा जो इसका एक हाई लगा था करीबन 121 रुपए का हाई लगा। उसके बाद फिर वहां से ये नीचे आया हालत जंग के अंदर पिछले साल, और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन के करीब करीब इसने लो लगाया। उसके बाद फिर उठा और फिर सीधा इसने जो है अपना 135-37 रुपए का हाई लगाया। उसके बाद अब अगर आप देखें तो हालत जंग में फिर से इसने इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है। अभी अगर हम देखें तो यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए चल रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया इसने। आखिरी दिन का जो लो लगा था, आखिरी से मतलब आखिरी वीक के अंदर जो लो लगा था, वो 90 रुपए 14 पैसे का। तो अभी अगर आप बाइंग करेंगे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 90 रुपए 14 पैसे से नीचे नीचे का होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको इस ट्रेंड लाइन के या बॉक्स के बॉटम पे 85 रुपए में मिलेगा, यानी कि 5-7 रुपए फर्क से आपको नीचे मिल सकता है। ठीक है, करंट रेट पे बाइंग की जा सकती है, क्योंकि सपोर्ट लेके वापस थोड़ा सा उठा है। और अगर परफेक्ट किस्म की बाइंग करनी है तो मैं समझता हूँ $92 92 रुपीज क्रॉस कर जाए तो फिर उसके बाद बाइंग करनी चाहिए। जहाँ पे जो टारगेट एरियाज हैं वो 95-55, यानी कि 95 रुपये 50 पैसे, उसके बाद 99 रुपए तक, 98 60 70 99 यहाँ तक जा सकता है, और फिर उसके बाद 100 रुपए तक ये आपको टच करता हुआ नजर आ सकता है स्टर्ड पाकिस्तान। ठीक है, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि 50 मूविंग एवरेज वो भी बहुत ज्यादा करीब है। अगर आप देखें तो ये ग्रे लाइन जो चल रही है, ग्रे लाइन को बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया है। आखिरी दिन थोड़ा सा इसको तोड़ के नीचे की तरफ बंद हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर 92 से ऊपर आ जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा बाइंग करना। कि 92 से ऊपर बाइंग करेंगे, 90 रुपीज से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 98 99 तक के टारगेट के लिए स्टर्ड पाकिस्तान को क्रॉस कर कंटिन्यू करके चलेंगे। अच्छे मजबूत लेवल के ऊपर खड़ा हुआ 2023 से ये ट्रेंड लाइन इसकी चल रही है, और बहुत मजबूत किस्म की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्टॉक है हमारे पास SLGL, और इसके अंदर भी एक अच्छी सिचुएशन बन रही है कि जहां पे अभी जो रीसेंट बॉटम लगे थे वहां से अगर हम देखें तो बिल्कुल चैनल के बॉटम पे, और ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसी को यहाँ पे फिर नीचे यहाँ पे दोबारा इसने ड्रिल कर दिया था, वापस अगले दिन फिर आ गया और फिर यहाँ पे उसी को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी जो सिचुएशन है SLGL के अंदर, वो भी सेम सिचुएशन है कि जहां पर इसको भी मूविंग एवरेज 50 का ही सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो करंट रेट पे बाइंग की जा सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इसका लो था 1570, उससे नीचे नीचे का होगा, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट एरिया फौरन से लेकर फौरन से बेचना चाहते हैं तो 17 रुपए का है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको 18.50 तक कंटिन्यू किया जा
सकता है, मार्केट ने जरा साथ दिया और जून 17 क्रॉस किया तो बड़ी स्पीड से आपको 1850 तक कंटिन्यू करके अच्छे खासे प्रॉफिट का मौका दे सकता है। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स हैं, इनको जरूर नजर में रखिएगा। 50 मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट भी और वैसे भी ट्रेंड लाइन ये चैनल के बॉटम के ऊपर मिल रहा है। अगला हफ्ता बहुत बड़ा डिसाइसिव हफ्ता है, खासतौर पे आज का जो ऑयल खुलेगा, अभी कुछ घंटों के अंदर ही ऑयल खुलने वाला है, तो वो सही मायनों में डिसाइड करेगा कि ऑयल का क्या ट्रेंड है। और जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते के अंदर हर चीज का फैसला हो जाएगा, जंग का, ग्लोबल मईशत का, ऑयल का, हमारी मार्केट का, हर चीज का फैसला वाजे तरीके से आपके सामने आके रह जाएगा। अच्छा या बुरा फैसला अगले हफ्ते सही मानों के अंदर डिसाइसिव हफ्ता है। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अगर बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ, जो कि मुझे उम्मीद यही है, मैं 70-80% तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 20% तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क की जगह रिस्क एलिमेंट तो रखना ही चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉसेस हमेशा मौजूद होते हैं। तो 170,000 को एक अच्छा बॉटम समझ के और 174,000 173,500 इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, उसको इमीडिएट सपोर्ट एरिया मान के जहां जहां मार्केट आपको डिप पे मौका दे वहां पे आपने बाइंग ऑन डिप करनी है। और छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, अच्छे स्टॉक्स, हाइब्रिड स्टॉक्स में काम करेंगे तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ साथ ये याद रखिएगा कि सेंटीमेंट्स और टेक्निकल लेवल्स हमेशा बहुत बड़ा रोल आपका जो ट्रेडिंग है उसके अंदर अदा करते हैं। फंडामेंटल्स तो हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए ही होते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी ऑफकोर्स होते हैं, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में दो दो चीजों की, सेंटीमेंट्स और टेक्निकल लेवल्स की बहुत अहमियत होती है। इसीलिए जब जब प्रॉफिट टेकिंग का आपको बता रहे होते हैं, खासतौर पर वहां पे आपने लाजमी कुछ ना कुछ सेल जरूर करना होता है कि पैसा खाली होता है, हमेशा उसी को ही अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ या मार्केट ऊपर बढ़ जाए तो मिलती है। लेकिन अगर पैसा ब्लॉक हो गया तो आपका मेंटल ब्लॉक है। अगर ऑयल 85 से वापस नीचे भी आ गया तब भी आप कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तक आपका स्टॉक के रेट नहीं आएंगे तब तक आप मार्केट में वो रैली या वो बाउंस बैक एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो आप उस वक्त भी फंसे ही रहेंगे, स्टक ही रहेंगे और आप अपने आप को कोसते ही रहेंगे। इसीलिए मार्केट को ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। टेक्निकल लेवल्स को, सेंटीमेंट्स को समझ के चलना बड़ा जरूरी है मार्केट में, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। मार्केट में काम करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी, पूरे लेवल्स आपको बता दिए हैं। अगर कोई चीज मिसिंग रह गई है मेरे से तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अकाउंट ट्रांसफर करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है और आपका ईमेल के थ्रू अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।